हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं 27 जुलाई को राजस्थान पीसीएस जे का एग्जाम होने वाला है। इस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं संविधियों का निर्वचन। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे, यह है क्या। संविधियों का निर्वचन को डिस्कस करने से पहले हम एक केस को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एन शारदामणि वर्सेस जी अलेक्जेंडर। एन शारदामणि वर्सेस जी अलेक्जेंडर 1998 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधियों के निर्माण में विधायिका का मुख्य उद्देश्य सामाजिक हित परिरक्षित करना होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो विधायिका है जब ये कानून बनाती है तो कानून बनाते समय विधायिका का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सामाजिक हित को बढ़ाना होता है, कि किस तरीके से सोशल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, सामाजिक हित को संरक्षण मिले। इसीलिए जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, तो शासन के 3 अंग होते हैं, यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक विधायिका लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और थर्ड होता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। जैसा कि आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर जो है विधायिका, ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, यानी कि ये वो संस्था है जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो है ये एनफोर्समेंट बॉडी है, यानी कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं, विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, इन कानूनों को जो लागू करने वाली संस्था है वो कार्यपालिका है। कई बार ऐसा होता है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून की भाषा कई बार स्पष्ट नहीं होती, या विधायिका के आशय का पता नहीं चल पाता, कानून की भाषा संदिग्ध होती है। तो ऐसे में न्यायपालिका जो है उस कानून का अर्थान्वयन करती है, यानी कि इंटरप्रिटेशन करती है। अगर जो कभी भी कानून के अर्थ में संदिग्धता है, कोई कानून है, उसकी कोई धारा है और उसमें कभी भी कोई एम्बिग्विटी यानी कि संदिग्धता है, उस एम्बिग्विटी को जुडिशरी जो है वो अर्थान्वयन के माध्यम से यानी कि इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उसको जो है संदिग्धता को दूर कर उस कानून का अर्थ स्पष्ट करती है। तो न्यायपालिका जो है इसका काम है इंटरप्रिटेशन करना। तो अब हम समझेंगे जो निर्वचन है ये होता क्या है। जब भी किसी कानून का अर्थ स्पष्ट ना हो, यानी कि कानून की भाषा संदिग्ध हो या एक ही बात के कई अर्थ निकल रहे हो, तो ऐसे में न्यायपालिका जो है उस कानून का अर्थान्वयन करके उस कानून का जो है अर्थ निर्धारण करती है कि इसका अर्थ निर्धारण क्या है। तो निर्वचन का अर्थ होता है विधियों को अर्थ प्रदान करने को ही निर्वचन कहा जाता है। यानी कि जब किसी भी विधि की, संविधि की भाषा स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, तो ऐसे में अस्पष्टता और संदिग्धता को दूर कर जो उस कानून का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, अर्थ निर्धारण किया जाता है, उसी को जो है निर्वचन कहा जाता है। जब हम बात करेंगे निर्वचन के प्रकार की, तो याद रखना इंटरप्रिटेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है शाब्दिक तथा व्याकरण मूलक व्याख्या और दूसरा होता है तार्किक व्याख्या। ये शाब्दिक व्याख्या क्या होती है, जिसको हम लिटरल इंटरप्रिटेशन कहा जाते हैं। तो याद रखना जहां संविधि की भाषा स्पष्ट एवं असंदिग्ध हो, यानी कि कानून की भाषा स्पष्ट है, असंदिग्ध है, उसमें कोई भी संदिग्धता नहीं है, तो वहां उसी के अनुरूप अर्थ दिया जाना चाहिए। यानी कि शाब्दिक व्याख्या ये कहती है कि जो कानून में शब्द यूज हुए हैं उन शब्दों का अर्थ ज्यों का त्यों दिया जाए। अगर जो कानून के भाषा स्पष्ट है, उसमें कोई संदिग्धता नहीं है, तो वहां पर क्या है कि जैसा कानून का जो अर्थ है उसको वही अर्थ दिया जाना चाहिए। इसको कहते हैं शाब्दिक व्याख्या। और तार्किक व्याख्या है कि जब शाब्दिक व्याख्या जो है अवांछित और असंगत परिणाम उत्पन्न करने लगती है, यानी कि अगर जो शाब्दिक व्याख्या करने से कानून का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा,
या शाब्दिक व्याख्या से जो कानून का अर्थ निकल रहा है उससे विधायिका के उद्देश्य का पता नहीं चल पा रहा, विधायिका का आशय पता नहीं चल पा रहा, और जो अर्थ निकल रहा है वो असंगत है या अवांछित है, तो ऐसे में तार्किक व्याख्या जो है की जाती है। जब भी न्यायपालिका किसी कानून की व्याख्या करेगी तो कुछ जो है एक्ट्स जो है, सहायताएं जो है वो लेनी पड़ती हैं। तो याद रखना, जब हम देखेंगे व्याख्या के उपकरण को, एक्ट्स टू इंटरप्रिटेशन, तो याद रखना जब भी न्यायपालिका किसी कानून की व्याख्या करती है तो वो पहले इंटरनल एड लेती है, आंतरिक उपकरण का सहारा लेती है, और इसके बाद अगर जो इससे भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता तो फिर वो एक्सटर्नल एड यानी कि बाह्य उपकरण जो है लेती है। अब यहीं पर सवाल पैदा होता है कि जब भी हमें इंटरनल एड कब लेनी पड़ेगी। याद रखना, अगर जो कानून की भाषा स्पष्ट है, कानून में किसी तरह की संदिग्धता नहीं है, तो वहां तो इंटरप्रिटेशन का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, जो अर्थ निकल रहा है उसको वही अर्थ दे दो। लेकिन अगर जो कभी कानून की भाषा स्पष्ट ना हो, संविधि की भाषा जो है वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, या शाब्दिक व्याख्या से विधायिका का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा, कि अगर जो कानून की लिटरल इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, कानून की शाब्दिक व्याख्या की जा रही है, तो उससे कानून का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो अब कानून का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है इसकी इंटरनल एड लेनी पड़ेगी। इंटरनल एड का मतलब यह है संविधि के आंतरिक भाग, यानी कि इस कानून के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, आंतरिक भाग हैं, उन्हीं से कानून का अर्थ स्पष्ट करो। कानून के जो है इंटरनल एड है, आंतरिक भाग है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप कानून का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उस कानून का जो है प्रियम्बल को देखो, उसकी प्रस्तावना को देखो, क्योंकि जब भी आप कोई कानून पढ़ोगे तो उस कानून के स्टार्टिंग में एक प्रियम्बल होती है, और प्रियम्बल से हमें यह पता चलता है कि इस कानून को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, यह कानून बनाया क्यों गया है। तो इंटरनल एड में सबसे पहले आता है प्रियम्बल, प्रस्तावना की सहायता, उसके बाद उसका रेफरेंस ले सकते हैं, संदर्भ ले सकते हैं, लॉन्ग टाइटल यानी कि लंबा शीर्षक। मैं ये जो बोल रहा हूं ये इंटरनल एड है, इनको याद रखना कौन कौन सी जो है आंतरिक उपकरण होते हैं। एक आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा और कहेगा बताइए निम्न में से कौन सा संविधि का जो है आंतरिक उपकरण है, मतलब कौन सा जो है इंटरनल एड है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो छोटा शीर्षक, उप शीर्षक, पार्ट्स और टिप्पणियां, जो चैप्टर्स हैं उनका जो है टाइटल जो है उनका जो शीर्षक है, प्रोविजो होते हैं कानून में, प्रोविजो देखो, उसके बाद जो है इसमें जो है विराम चिन्ह लगे हुए होते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है, अनुसूचियां होती हैं, दृष्टांत होते हैं, और इसी के साथ जो है उसका जो है इंटरप्रिटेशन क्लोज होता है, उसका सेविंग क्लोज होता है। ये जो है इंटरनल एड है। कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, संदर्भ, लंबा शीर्षक, छोटा शीर्षक, उप शीर्षक, पार्श्व टिप्पणियां, अध्यायों का शीर्षक, परंतु, विराम चिन्ह, स्पष्टीकरण, अनुसूचियां, दृष्टांत, निर्वचन खंड और व्यावृत्ति खंड। तो सबसे पहले आप इंटरनल एड लो कानून को जो है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल एड लेने के बावजूद भी कानून का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, विधायिका का आशय पता नहीं चल पा रहा, तो ऐसे में आपको एक्सटर्नल एड यानी कि बाह्य उपकरण की जो है सहायता लेनी पड़ेगी। और बाह्य उपकरण कौन से होते हैं? बाह्य उपकरण ऐसे सहयोगी तत्व हैं जो किसी संविधि अथवा अधिनियम के भाग नहीं होते, बल्कि इंटरनल एड जो है वो जो है आंतरिक उपकरण वो है जो संविधि के भाग हैं, जबकि बाह्य उपकरण जो हैं ये वो हैं जो संविधि के भाग नहीं। तो इस तरफ हमें कानून के आसपास इर्द गिर्द की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, और इसके लिए जो बाह्य उपकरण है, तो बाह्य उपकरण में क्या है कि जो कानून है उसके इर्द गिर्द परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, और इर्द गिर्द परिस्थितियों को देखने के बाद कि ये कानून क्यों बना था, किन परिस्थितियों में बना था, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी जो इस कानून को बनाया गया, तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। और बाह्य उपकरण में हम सबसे पहले देखेंगे संसदीय इतिहास को, पार्लियामेंट्री इतिहास, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को, संसदीय इतिहास को, कि संसदीय इतिहास क्या है, क्यों ये कानून बनाया गया था। इसी के साथ इसका विधायी इतिहास देखेंगे और ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ये कानून को बनाने का उद्देश्य क्या था। इसी के साथ जब ये कानून बनाया था इसके रिगार्डिंग जो कमेटी बनी थी, समिति बनी थी, उनकी क्या रिपोर्ट्स आई थी, उनकी रिपोर्ट्स में क्या लिखा है उन्हों को देखेंगे, यानी कि समितियों के प्रतिवेदन देखेंगे। और इसमें देखेंगे विधायी परिचर्चाएं, यानी कि जिस टाइम ये कानून बना है पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ है, किसने क्या कहा है इस कानून के बारे में, उस चीज को देखेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी देखेंगे, सरकार की नीति,
पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति देखेंगे, और इसी के साथ जो कानून बनाया है क्या इसके रिगार्डिंग कोई पूर्ववर्ती निर्णय है, अगर जो कोई पूर्ववर्ती निर्णय है, प्रेसिडेंट है, तो उस चीज को देखेंगे। इसी तरीके से पूर्ववर्ती इंग्लिश विधि देखेंगे कि जो कानून बनाया है क्या इससे पहले भी कोई कानून था, जो अंग्रेजों ने बनाया था वो कानून क्या था। इसी तरीके से हम डिक्शनरी की मदद लेंगे, शब्दकोश को देखेंगे, विधिक कल्पनाओं से मतलब यह है जो लीगल मैगजीन है उनको हम देखेंगे, और इसी के साथ साथ जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको देखेंगे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि वो क्या परिस्थितियां थी कि जब हमें कानून बनाना पड़ा। और इसी के साथ हम इसमें जो देखेंगे वाणिज्यिक प्रथाओं को देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन इंटरनल एड या एक्सटर्नल एड से जरूर आएगा, तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंटरनल एड है और कौन कौन सी एक्सटर्नल एड है। हम डिस्कस करते हैं अब व्याख्या के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। याद रखना यहां से जनरली 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और यहां पर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, वो आपको जो है एक प्रिंसिपल देंगे, और प्रिंसिपल देने के बाद 4 मीनिंग दे देंगे, और वो कहेंगे कि इसका क्या मतलब है। जैसे हम पहला सिद्धांत इसमें पढ़ते हैं नोसिटर असोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नोसिटर असोसिस, यानी कि यह भी एक व्याख्या का सिद्धांत है। नोसिटर असोसिस इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है साहचर्य या सहयोजन से जानना, साहचर्य या सहयोजन से जानना, यानी कि इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि संदिग्ध शब्द का अर्थ उससे संबद्ध शब्दों से ग्रहण करना, यानी कि अगर जो कोई शब्द जो है, कोई भी शब्द है वो संदिग्ध है, तो उससे जुड़े हुए शब्दों से उसके अर्थ को ग्रहण करना, इसे कहते हैं नोसिटरा सोसिस। दूसरा सिद्धांत है रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक को प्रत्येक का प्रतिदान, प्रत्येक को प्रत्येक का प्रतिदान। तीसरा सिद्धांत है जस्ट डिसेरे एंड जस्ट डेयर, जस्ट डिसेरे एंड जस्ट डेयर, जिसका अर्थ है कि न्यायाधीश का कार्य जो है विधि की घोषणा करना है, विधि का निर्माण करना नहीं। न्यायाधीश का कार्य विधि की घोषणा करना है, विधि का निर्माण करना नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये मैक्सिम है। नेक्स्ट इसका आता है एक्सप्रेशम फेसिट सिसेयर टेसिटम, एक्सप्रेशम फेसिट सिसेयर टेसिटम, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि प्रत्येक शब्द किसी संलग्न तात्पर्य को समाप्त कर देते हैं। प्रत्येक शब्द किसी संलग्न तात्पर्य को, यानी कि उससे जुड़े हुए अर्थ को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट है ज्यूरे नेचुरे सुंट इम्यूचेबिलिया, ज्यूरे नेचुरे संट इम्यूचेबिलिया, इसका अर्थ होता है नैसर्गिक विधि अप्रवर्तनीय है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो बार बार जो है पूछा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मैक्सिम आता है नलम क्राइमम, नलम क्राइमन साइने लिगे न्यूला पियोना साइने लिगे, एक लैटिन टर्म है नलम क्राइमन साइने लिगे, लिगे न्यूला पियोना साइने लिगे, ये न्यूलम क्राइमन साइन लिगे न्यूला पियोना साइने लिगे, जिसका अर्थ होता है कि जब तक किसी अपराध के संबंध में पहले से ही कोई विधि अस्तित्व में ना हो, जब तक पहले से ही किसी अपराध के संबंध में कोई विधि अस्तित्व में ना हो, तो उस अपराध को दंडनीय नहीं माना जा सकता। यानी कि अपराध तो तभी होगा जब उस, यानी कि कोई भी कार्य है वो तभी अपराध होगा जब उस कार्य को दंडित करने के लिए कोई कानून बना हो। अगर जो कानून ही नहीं है, वो कार्य गलत हो सकता है, वो कार्य अनैतिक हो सकता है, वो कार्य निंदनीय हो सकता है, निंदा योग्य हो सकता है, बट वो दंडनीय नहीं हो सकता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है एक्सप्रेसियो यूनियस पर्सोने वेलरी एक्सक्लूजियो अल्टेरियस, यानी कि एक्सप्रेसियो यूनियस पर्सोने वेलरे एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टेरियस, इसका मतलब होता है एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। अगर जो किसी वस्तु के बारे में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया तो इसका मतलब यह है दूसरे का जो है अपवर्जन है, उससे संबंधित जो भी है। नेक्स्ट मैक्सिम आता है, नेक्स्ट सिद्धांत आता है अट्रेस मेजिस वेलियट क्वाम पेरियट, अट्रेस मेजिस वेलियट क्वाम पेरियट, जिसका मतलब होता है अमान्य से मान्य करना अच्छा है, यानी कि किसी चीज को ना मानने से मानना अच्छा है, अमान्य से मान्य करना अच्छा है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है जनरेलिया स्पेसियोलिबियस
नॉन डेरोगेंट, जेनरेलिया स्पेलिसिबस नॉन डेरोगेंट, जिसका मतलब होता है कि किसी संविधि के सामान्य प्रकृति के उपबंध उसी संविधि के विशिष्ट उपबंधों पर अधिभावी नहीं हो सकते। यानी कि किसी संविधि के सामान्य प्रकृति के उपबंध उसी संविधि के विशिष्ट उपबंधों पर अधिभावी नहीं हो सकते। और नेक्स्ट आता है एजुस्डम जेनेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ेंगे। एजुस्डम जेनेरिस, इसको जो है लॉर्ड टेंडर का नियम या सजातीय व्याख्या का नियम भी कहते हैं कि एक ही चीजों की, एक जैसी चीजों की, सेम प्रकृति की चीजों की एक जैसी व्याख्या जो है की जानी चाहिए। जनरली ये जो है व्याख्या के सिद्धांत हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम डिस्कस करेंगे अब व्याख्या का स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है क्या? कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि व्याख्या का स्वर्णिम नियम क्या है। तो याद रखना, जब विधायिका के आशय का पता संविधि की शाब्दिक व्याख्या से लगाया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो, यानी कि अगर जो किसी भी संविधि, किसी भी कानून की शाब्दिक व्याख्या की जा रही है और शाब्दिक व्याख्या से संविधि का आशय का पता लगाया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो, तथा ऐसी व्याख्या से, यानी कि अगर जो कानून की शाब्दिक व्याख्या की जा रही है तो ऐसी व्याख्या से क्या है, असुविधा, कष्ट, अन्याय, असंगति, अस्पष्टता, संदिग्धता तथा निरर्थकता का खतरा हो, तो ऐसे खतरे को टालने तथा संविधि का उक्त दुरुस्त परिणाम से बचाने के लिए शाब्दिक व्याख्या से कुछ हटकर, याद रखना, शाब्दिक व्याख्या से कुछ हटकर व्याख्या की जा सकती है और ऐसी व्याख्या को व्याख्या का स्वर्णिम नियम कहा जाता है। यानी कि बहुत सीधी सी बात यह कह रहा है कि अगर जो कोई भी संविधि है और उसकी हम शाब्दिक व्याख्या कर रहे हैं, शाब्दिक व्याख्या से विधायिका के आशय का पता नहीं लग पा रहा, और अगर जो शाब्दिक व्याख्या की जा रही है तो उससे असुविधा, कष्ट, अन्याय, असंगति, अस्पष्टता, संदिग्धता या निरर्थकता का खतरा हो, तो ऐसे खतरे को टालने के लिए क्या होगा, और संविधि को, कानून को ऐसे दुष्परिणामों से बचाने के लिए तो क्या हो सकता है कि शाब्दिक व्याख्या से कुछ हटकर व्याख्या की जा सकती है। यानी कि लिटरली इंटरप्रिटेशन जो है, लिटरल इंटरप्रिटेशन, शाब्दिक व्याख्या जो, उससे हटकर व्याख्या की जा सकती है। अब जो शाब्दिक व्याख्या से हटकर व्याख्या की गई है तो ऐसी व्याख्या को क्या है, व्याख्या का स्वर्णिम नियम कहा जाता है। इसी के साथ दूसरा रूल आता है द मिस्चीफ रूल, रिश्ती का नियम। आप इसको बीएनएस में भी पढ़ते हैं, आईपीसी में 425 में पढ़ते थे रिश्ती को। तो रिश्ती क्या है? तो याद रखना, रिश्ती का शाब्दिक अर्थ होता है साक्ष्य क्षति पहुंचाना, साक्ष्य क्षति अथवा नुकसान पहुंचाना, किसी को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाना रिश्ती कहलाता है। किसी के शीशे के मकान पर उठाकर पत्थर फेंक देना, ये क्या है, रिश्ती है। लेकिन ये तो इसका लिटरल मीनिंग है। हमें यहां पर यह देखना है कि इंटरप्रिटेशन के संबंध में, निर्वचन के संबंध में रिश्ती का नियम क्या है। तो याद रखना, व्याख्या के संदर्भ में रिश्ती के नियम से अभिप्राय है किसी संविधि के उपबंधों के दुरुपयोग को रोकना। यानी कि अगर जो कोई भी कानून है और उस कानून का निर्वचन ऐसा किया जा रहा हो कि जिससे संविधि का दुरुपयोग हो, संविधि के उपबंधों का दुरुपयोग हो, ऐसे संविधि के उपबंधों के दुरुपयोग को रोकना वो रिश्ती कहलाता है। और इसको समझने के लिए एक केस है स्मिथ वर्सेस ह्यूज। स्मिथ वर्सेस ह्यूज ये बहुत अच्छा मामला है, इसको आप समझ सकते हो। क्या है कि 1959 में एक कानून बनता है, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। 1959 में इंग्लैंड में एक कानून बना, और ये कानून इसलिए बना था कि एक जगह प्रोस्टिट्यूशन का वर्क होता था, तो जो मेन बाजार था, तो बाजार से जो लोग राहगीर जाते थे, तो वेश्याएं जो अपने मकानों पर होती थी वो उसको, उन्हें जो है अपनी तरफ आकर्षित करती थी। सरकार ने कानून बनाकर इसको जो है अपराध घोषित कर दिया। अब जो इस कानून है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये किया गया कि अगर जो कोई महिला
सड़क पर आकर किसी राहगीर को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो वो तो अपराध है। लेकिन अगर जो अपनी बालकनी से, अपनी छत से, अपनी विंडो से बुलाती है तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि वो अपने मकान से कर रही है कि ना कि सड़कों पर। तो ये कहीं ना कहीं इस कानून का दुरुपयोग करना था। क्यों दुरुपयोग करना था? कानून क्यों बना? कानून बना राहगीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, रास्ता चलने वाले लोगों को सुरक्षा देने के लिए। महिला अब सड़क से न बुलाकर अपनी बालकनी से बुलाए, ऑफेंस तो हो रहा था, असुरक्षा तो उसके लिए हो रही थी। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि नहीं, कानून का जो ऑब्जेक्ट है वो राहगीरों को सुरक्षा प्रदान करना है। चाहे महिला सड़क पर आकर अपनी तरफ आकर्षित करे या अपनी बालकनी से या खिड़की से बुलाए, वो अपराध है। तो यहां पर आपने देखा कि क्या दुरुपयोग किया जा रहा था कानून का, कि छत से बुलाएगी अपराध नहीं है, सड़क से बुलाएगी अपराध है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, हम देखेंगे कानून का ऑब्जेक्ट क्या था। और इसी तरीके से इसमें दूसरा मामला है वो हिडन का मामला है। और याद रखना, जो ये रिश्ती का नियम है, इससे संबंधित दो इंपॉर्टेंट जो हैं सिद्धांत हैं, एक है प्रो प्राइवेटो कमोडो और दूसरा है प्रो बोना पब्लिको। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मालूम कर सकते हैं कि ये किससे संबंधित हैं, प्रो प्राइवेटो कमोडो और प्रो बोना पब्लिको। इसका अर्थ होता है कि न्यायालय द्वारा संविधियों की व्याख्या इस प्रकार की जाए कि उससे रिश्ती का निवारण हो तथा उपचार सामने आए। ये जो दोनों सिद्धांत हैं, इनका अर्थ है कि न्यायालय द्वारा संविधियों की व्याख्या इस प्रकार की जाए कि उससे रिश्ती का निवारण हो, रिश्ती को निकाला जाए उससे और उपचार सामने आए। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है सामंजस्यपूर्ण व्याख्या, जिसे हम बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है क्या? याद रखना, जहां किसी विधि के दो विरोधाभासी उपबंध हो और वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, यानी कि अगर जो कोई कानून है उसके दो प्रोविजन जो हैं आपस में टकरा रहे हैं, तो अब इसकी व्याख्या कैसे की जाए? तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल ये कहता है कि जहां किसी विधि के दो विरोधाभासी उपबंध हो और वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हों, वहां यथासंभव उनकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि दोनों उपबंधों की क्रियान्विति हो जाए। यानी कि अगर जो कोई कानून है उसके दो प्रोविजन है आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा करो कि दोनों को स्थान मिल जाए, दोनों ही वो लागू हो जाए। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्याख्या के संबंध में उपधारणा। कई बार विधायिका के आशय का पता लगाने के लिए हमें उपधारणाओं का सहारा लेना पड़ता है। अब यह उपधारणा है क्या? तो याद रखना, किसी ज्ञात तथ्य के आधार पर अज्ञात तथ्य के बारे में अनुमान लगा लेना यह उपधारणा कहलाती है। किसी ज्ञात तथ्य के आधार पर अज्ञात तथ्य के बारे में अनुमान लगा लेना यह उपधारणा कहलाती है। सपोज करो, अगर जो कहीं पर धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर आग लगी होगी। तो ज्ञात तथ्य क्या है? धुआं। आग को तो नहीं देखा जा रहा, तो यहां पे क्या है कि जहां धुआं निकल रहा है आग वहां पर जरूर लगी होगी। तो इसी तरीके से अगर जो कभी भी हम व्याख्या में उपधारणाओं की सहारा लेंगे तो विधायिका के बारे में कुछ उपधारणाएं की जाएंगी, कानून के बारे में कुछ उपधारणा की जाएगी। तो पहली उपधारणा है संविधियों की वैधानिकता के संबंध में, यानी कि जो भी कानून है वो अपने आप में वैधानिक है जब तक कि उसको शून्य घोषित या असंवैधानिक घोषित ना किया गया हो। तो पहली उपधारणा क्या की होगी? संविधियों की वैधानिकता के संबंध में। दूसरा है संविधियों की अधिकारिता के संबंध में, यानी कि जो भी कानून है उसको जो ज्यूरिडिक्शन दिया है उसको वो ज्यूरिडिक्शन है, इस संबंध में व्याख्या की जाएगी। तीसरा कहता है कि विधायिका द्वारा गलती ना किए जाने के संबंध में, यानी कि जब भी हम कोई कानून को पढ़ेंगे तो हम उसमें ये जब भी प्रिज्यूम करेंगे कि विधायिका कभी भी गलती नहीं कर सकती। लेजिस्लेचर ने जो भी कानून बनाया है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जब भी हम कानून की व्याख्या करेंगे और व्याख्या में उपधारणा लेंगे तो उपधारणा कैसे करेंगे? अंतरराष्ट्रीय विधि के समर्थन में, यानी कि हमें ऐसा प्रिजम्पशन करना चाहिए, ऐसी उपधारणा करनी चाहिए कि जिससे अंतरराष्ट्रीय विधि का समर्थन हो। और विधायिका नेक्स्ट है कि विधायिका द्वारा शब्दों का दुरुपयोग न किए जाने के संबंध में, यानी कि हम ये उपधारणा करेंगे कि विधायिका के द्वारा शब्दों का दुरुपयोग नहीं किया गया है, बल्कि विधायिका ने जो शब्द यूज किया है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और शब्दों का साधारण अर्थ ग्रहण करने के संबंध में जब भी हम किसी कानून की व्याख्या करेंगे और उसमें उपधारणा करेंगे
तो हम काय के करेंगे, शब्दों का साधारण अर्थ ग्रहण करने के संबंध में। और अगली हम ये कहेंगे कि विधायिका को व्याकरण के नियमों की जानकारी के संबंध में, यानी कि जब भी हम किसी कानून को पढ़ेंगे उसमें हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि जो कहीं पर कोमा आया है, कहीं पर जो चीज लिखी है वो सही है, क्योंकि विधायिका को जो है व्याकरण के नियमों की जानकारी है। विधायिका पूरे व्याकरण के नियमों को जानती है। और विधायिका के विधियों, न्यायिक निर्णयों व विधि के सामान्य सिद्धांतों के संबंध में करेंगे, विहित अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में और विधि के परिवर्तन के संबंध में। तो जनरली ये उपधारणा है। उपधारणा में आपको 4 पॉइंट दे देगा कि बताओ कि विधायिका के संबंध में निम्न में से कौन सी उपधारणा की जाएगी। तो आपको अगर ये याद है 10 के 10 रूल, तो आप इसको आराम से जो है यहां से अपना जो है राइट टिक कर सकते हो। आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक संविधियां, मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स। कौन सी विधि आदेशात्मक है और कौन सी विधि निर्देशात्मक है? जनरली किसी कानून में यह नहीं बताया जाता कि ये आदेशात्मक है या निर्देशात्मक है, बल्कि इसका जो पता लगाया जाता है संविधि में प्रयुक्त भाषा को देखकर पता लगाया जाता है, और संविधि में जो शब्द यूज हुए हैं उन शब्दों को देखकर हमें यह पता लगाना होता है कि ये उपबंध आदेशात्मक है या निर्देशात्मक है। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से शब्द हैं जो ये दिखाते हैं कि संविधि आदेशात्मक है, या वो कौन से शब्द हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि संविधि जो है वो निर्देशात्मक है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आदेशात्मक संविधियां कौन सी होती हैं। तो देखो, आदेशात्मक संविधियों से अभिप्राय ऐसी संविधियों से है जिनके उपबंधों का यथावत पालन किया जाना अनिवार्य हो, यानी कि यथावत पालन, जैसा है ऐसा ही, डिक्टो। यानी कि आदेशात्मक संविधियों से अभिप्राय ऐसी संविधियों से है जिनके उपबंधों का यथावत पालन किया जाना अनिवार्य हो। कानून में आप देखोगे कि बहुत सारे शब्द हैं जिनसे जो हमें यह बोध कराते हैं कि अगर जो ये शब्द यूज हो गया तो इस कानून के उपबंध का पालन यथावत ही करना होगा। जैसे सेल करेगा, मस्ट अवश्य करना चाहिए, ऐसा करना विधिपूर्ण होगा, इट शैल बी लॉफुल। ये जनरली इस तरह के जो शब्द हैं इनसे हमें यह पता चलता है कि यह कानून आदेशात्मक है। इसी के साथ हम देखते हैं निर्देशात्मक विधियां। तो निर्देशात्मक संविधियों से अभिप्राय ऐसी संविधियों से है जिनके उपबंधों का यथावत पालन किया जाना अनिवार्य नहीं हो, यानी कि जैसा है ऐसा ही नहीं बल्कि वहां पर अपने विवेक का भी प्रयोग कर किया जा सकता है। यानी कि ऐसी संविधियां जो विवेकाधीन हो वो जो कहलाती हैं निर्देशात्मक संविधि कहलाती है। और इसमें जो शब्द यूज होते हैं जैसे में कर सकते हैं, एज ही डीम्स फिट, जैसा वह उचित समझे, इस तरह के शब्द जो हैं हमें ये बोध कराते हैं कि ये जो लॉ है ये क्या है, ये निर्देशात्मक है। इसी तरीके से एक सवाल बार बार आता है कि जो कराधान विधियां हैं, टैक्सेशन लॉज हैं, उनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाना चाहिए। तो याद रखना, उनका इंटरप्रिटेशन कठोरता से किया जाना चाहिए। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि संविधान की व्याख्या में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो याद रखना, संविधान की व्याख्या करते समय जो संविधान की व्याख्या में जो प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 जो है आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, सार तत्व ग्रहण का सिद्धांत, सशर्त विधान और रंगनीय विधान। ये जो है संविधान की व्याख्या में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सिद्धांत हैं। इसी तरीके से अगली चीज आती है दंड विधियों की व्याख्या, यानी कि जो पीनल लॉज हैं उनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाना चाहिए। तो पहला रूल इसका यह है कि दंड विधि की व्याख्या जो है कठोरता से की जानी चाहिए। दूसरा रूल है कि दांडिक विधियों की व्याख्या उदारता पूर्वक लोक हित में की जानी चाहिए। और अगर जो किसी दंड विधि की व्याख्या, यानी कि कोई अगर जो दांडिक विधि है और उसकी व्याख्या करने पर, यानी कि किसी उपबंध की व्याख्या से एकाधिक अर्थ निकलते हो, एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो अथवा संदेह उत्पन्न होता हो, तो वहां व्याख्या अभियुक्त के पक्ष में की जानी चाहिए। यानी कि हमें उस अर्थ को अडॉप्ट करना चाहिए जो एक्यूज के फेवर में जाता हो। और इसी तरीके से नेक्स्ट है, लास्ट कहता है कि दंड विधियों का भूतलक्षी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है नहीं दिया जा सकता। एक होता है भविष्यलक्षी विधि और एक होता है भूतलक्षी विधि। भविष्यलक्षी विधि वो होता है जो आज बनी है, आज से आगे को स्टार्ट होगी, और भूतलक्षी विधि वो होती है जो बनी आज है और उसको पीछे से जो है लागू कर रहे हैं। इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स है इसका
परीक्षार्थी की दृष्टि से जो जो बिंदु इसमें महत्वपूर्ण हो सकते थे, हमने उन सभी को जो है डिस्कस करने की कोशिश की है। जहां तक उम्मीद है क्वेश्चंस यहां से बाहर शायद ना आए, इसलिए बार बार वीडियो को देखें, बार बार पढ़ें, कंसेप्ट को समझें। ये इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि टाइम कम है, ये क्रैश कोर्स है। और अगर जो इसको पूरा डिटेल से समझना है तो उसके लिए और वीडियोस आएंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।